आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बीजेपी की बैठक की। बीजेपी के सभी प्रकोष्ठ के संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक इस बार बिहार में होने जा रही है और सातों मोर्चों की कार्य समिति की बैठक होनी है। मतलब साफ है कि बीजेपी का फोकस है 2024 और 2025। बड़ा सा तोरण द्वार और हर कुर्सी के सामने कमल। कुछ ऐसी है बीजेपी की बड़ी तैयारी। ये पहला मौका है जब बिहार में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। ये बैठक 30 और 31 जुलाई को होने जा रही है, जिसके लिए बीजेपी कार्यालय और पटना के ज्ञान भवन को खास तरीके से सजाया गया है। कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया है। भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी दी गई थी उसमें पिछले 20 दिनों से लगातार लगे हुए हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि आज आप इस रूप में इस भवन को देख रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में देश भर के 700 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बिहार के लिए और पटना के लिए ये गौरव की बात है। इतना बड़ा अपने पूरे देश के नेताओं का समागम और इस तरह का आयोजन बिहार में लंबे अरसे के बाद हो रहा है और जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उपस्थित होंगे और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मोर्चा हैं उसके सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के सभी पदाधिकारी उपस्थित, प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्य उपस्थित होंगे। बीजेपी की यह बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 दिवसीय बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। 30 जुलाई को जेपी नड्डा गांधी मैदान से जेपी गोलंबर तक रोड शो भी करेंगे। शेखपुरा मोड़ से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाइक से काफिला शुरू होगा और वो पूरा काफिला अंबेडकर हाईकोर्ट गोलंबर तक आएगा। वहाँ पर अंबेडकर मूर्ति के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से विधिवत रूप से रोड शो प्रारंभ होगा। वहाँ से जेपी मूर्ति तक 25 अन्य स्थानों पे अलग अलग लोगों के द्वारा वहाँ पर स्वागत और अभिनंदन होगा। मेरा मानना है अपने आप में एक ऐतिहासिक रोड शो रहेगा। जाहिर है बीजेपी का फोकस 2024 और 2025 पर है, जिसकी रूपरेखा 2022 में खींची जा रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना के फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल की जब एनआईए ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश का तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन जांच में जो कागज और डिजिटल सबूत मिले हैं उससे पता चला है कि इसके तार बिहार से लेकर यूपी, केरल और तेलंगाना तक फैले। और सबसे बड़ी बात कि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ह्यूमन मिसाइल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये कोई मामूली पेपर नहीं है। ये उन 2 एफआईआर की कॉपी है जो एनआईए ने फुलवारी शरीफ मॉड्यूल और मरगूब को लेकर दर्ज किया है। लेकिन आज हम आपको इससे भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, खुलासा जो आपके होश उड़ा देगा। जी, अब तक की जांच में एनआईए के हाथ जो जानकारी लगी है वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीएफआई के मैप पर सिर्फ फुलवारी शरीफ या बिहार ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान था। पीएफआई की नजर केरल, तेलंगाना, यूपी, झारखंड और बिहार पर है। खासकर पीएफआई के टारगेट पर थे वो नौजवान जो या तो बेरोजगार हैं या फिर मुसलमान। पीएफआई का जो अनुसंधान और जांच में पता चला है, इसमें एक चीज बहुत साफ है कि वो किसी भी तरह से हिंदुस्तान को अभ्यसित करना चाहते हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना से कुछ युवकों की गिरफ्तारी हुई। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर पीएफआई कैसे काम करता है। दरअसल पीएफआई ने कई अलग अलग विंग बना रखे हैं, जिसके जरिए मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, मदरसों और मोहल्लों में रिक्रूटमेंट होती है, जिन्हें पीएफआई के ट्रेनर हथियारों की ट्रेनिंग देते हैं। यही नहीं, प्रदर्शन में दंगा फैलाने की ट्रेनिंग देकर इन युवाओं को ह्यूमन मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
यही अभी कह सकता हूँ कि बहुत नज़दीकी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस साजिश का पर्दाफाश बहुत पहले हो जाता, लेकिन पीएफआई ने सुरक्षा बलों या खुफिया एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए कई मुखौटे बना रखे हैं, जिनके जरिए इस पूरी साजिश को धरातल पर उतारने की तैयारी। आप पीएफआई के इन मुखौटों को जान लीजिए। पॉलिटिकल विंग यानी एसडीपीआई, छात्र संगठन जिसका नाम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, महिला विंग जिसका नाम नेशनल वुमेन्स ऑफ इंडिया है, धार्मिक विंग यानी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, वकील विंग जिसका नाम ऑल इंडिया लीगल काउंसिल है, सोशल विंग जिसका नाम रेहाब इंडिया फाउंडेशन है, ह्यूमन राइट्स विंग यानी नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ट्रेड यूनियन विंग है सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। यानी पीएफआई ने एक पूरा तंत्र तैयार कर रखा है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करना है, और जब इनके रिक्रूट पकड़े जाएं तो उन्हें कैसे कानूनी मदद की जाए और फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर हंगामा मचाया जाए। इस बात की जानकारी जो है, इस बात का खुलासा जो है वो एनआईए के इस रिपोर्ट में हुई है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा गया है कि किस तरह से पीएफआई जो है वो देश में विध्वंस फैलाने का नापाक मंसूबा न सिर्फ पाले हुए था, बल्कि इम्प्लीमेंट करने की दिशा में लगातार अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा था। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर के नाथनगर में पुलिस ट्रेनिंग कैंप के पास ब्लास्ट हुआ और इसके बाद अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट कैंप के मेन गेट के पास हुआ और बाद में मौके पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। जांच की जा रही है कि आखिर ये बम किसने प्लांट किया, कैसे धमाका हुआ, क्या उसकी इंसेंटिव थी और सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे मकसद क्या था। तो ये सारी बातें भी जांच के विषय हैं और ऐसे में जो तमाम जो टीम है, जांच टीम है, उस जगह पर पहुंची जहां से सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे। बिहार में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी पर बखेड़ा खड़ा हो गया। पटना से लेकर सीमांचल के कई जिलों में जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। जुमे के दिन स्कूलों में तालाबंदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बिना कोई सरकारी आदेश के स्कूल को मनमाने तरीके से बंद किया जा रहा है। पटना की तस्वीर है, मुंगेर की, पूर्णिया की तस्वीर, नालंदा और शेखपुरा की तस्वीर, जहां जुमे को स्कूल में तालाबंदी की गई और ये 5 तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। और हैरानी की बात है कि बिना कोई सरकारी आदेश के स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही हैं। मामला सुर्खियों में आया तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली। जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट की कयासबाजी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सिरे से खारिज कर दिया। नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए इंटैक्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। आरजेडी के लोग अफवाह उड़ाने में लगे हैं, लेकिन उन्हें 2025 में भी हार का ही मुंह देखना पड़ेगा। इस प्रकार की भ्रामक बयान देते हैं, एनडीए इंटैक्ट है, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार की सरकार चला रही है, सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है और अनावश्यक विपक्ष कभी कभी उसको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो इस सब मुद्दों पे आ जाती है। जो किसान हैं बारिश नहीं होने से परेशान है, लेकिन जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि बिहार में स्थिति अभी अलार्मिंग नहीं है और नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं कुछ जिलों में बारिश भी हो रही है जिससे स्थिति में सुधार हो रहा है और इसके अलावा किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जा रही है। बिहार में सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है और खासतौर पर कई नहरों में अभी तक पानी नहीं पहुंचा, जिसके कारण लोगों में भी आक्रोश है। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा मौजूद हैं। सर, क्या स्थिति है, क्या आकलन आप लोगों ने अभी तक किया है? नहीं, बहुत नहरों में पानी पहुंचा है और पिछले सालों की तुलना में लगभग डबल पानी गया है। मैं कल भी रिव्यू कर रहा था और अभी मैं जा रहा हूं डेहरी। आज और कल मैं उसी सोन कमांड एरिया में पानी की स्थिति को देखने के लिए, और मैंने खुद पर्सनली बात किया था स्वतंत्र देव सिंह जो हैं यूपी के मंत्री, और जो ट्रीटी के तहत, संधि के तहत जो हम लोगों का पानी आना है
वो काफ़ी कम आ रहा था। अब जा कर के जब बात किया उसके बाद उन्होंने वहाँ से पानी आना, रिहंद में पानी आना शुरू हुआ है और बाणसागर जो मध्य प्रदेश यूपी होते हुए सोन कैनाल में आता है उसमें भी काफ़ी पानी, करीब 13-14 हज़ार क्यूसेक पानी आज कल हम लोगों ने दिया, तो वो पानी आना शुरू हुआ है। और आज सुबह से जो हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं पूरे बिहार से, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे सीमांचल हो, चाहे मिथिला का एरिया हो, चाहे चंपारण का एरिया हो, सुबह से बहुत जगह बारिश हो रही है। अभी रोपनी का समय है और सब्सिडी भी सरकार ने दिया है, कैबिनेट के जो पास किया है, तो मेरे ख्याल से लार्जली स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। संजय झा ने रोहतास में सोन बराज का निरीक्षण किया और साथ ही बराज के पास एक पार्क का उद्घाटन किया। मंत्री ने बताया कि कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सोन बराज की नहरों से खेतों तक पानी पहुंचने में दिक्कत आ रही है और अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। कुछ जगहों पर नहर में गाद भर गई है। मंत्री ने ऐसी समस्या दूर करने की बात कही। नेपाल में लगातार बारिश से सीमावर्ती इलाकों की नदियां उफान पर हैं। नरकटियागंज और मंडल मुख्यालय को बलथर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर पानी ही पानी है। पानी की तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। ट्रैक्टर से भी लोगों को ले जाया जा रहा और इसके लिए 20 से 50 रुपए की वसूली हो रही है। हल तलबी नाला पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसका पानी खेतों में फैल गया और सड़क पर भी पानी है। इसके अलावा पंडई, ओरिया, मनियारी, हड़बोड़ा समेत कई सभी पहाड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में झमाझम बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई के बाद मौसम के बदलने का पूर्वानुमान भी लगाया था। खुशनुमा मौसम पर देखिए विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाएं चल रही है और गरज के साथ तेज बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में ये साफ तौर पे कहा था कि 28 जुलाई के बाद एक बार फिर से राजधानी पटना में तेज बारिश होगी और वैसे ही तेज बारिश शुरू भी हो गई है। हालांकि राजधानी पटना के आस पड़ोस जितने भी इलाके हैं सभी जगह तेज बारिश हो रही है। पूरे बिहार में कई ऐसे किसान थे जो सूखे से परेशान थे, उनके चेहरे भी अब खिले खिले नजर आएंगे क्योंकि तेज हवाएं, तेज बारिश राजधानी पटना में शुरू हो गई है। और सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार में लगभग इस तरीके से बारिश हो रही है और पूर्वानुमान भी यही जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके से तेज बारिश होती रहेगी और लोगों को गर्मी से तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। जो किसान हैं जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं उनके चेहरे भी खिले खिले नजर आएंगे। तो अभी अगर राजधानी पटना की हम बात करें, तेज हवाएं, तेज बारिश और गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने का भी अंदेशा कहा है। उन्होंने कहा है कि लोग अलर्ट रहें, घर में रहें क्योंकि हवाएं तेज चल रही है और बारिश भी तेज हो रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इधर पटना में 28वां बिहार राज्य जूनियर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ हो गया है, जिसमें पूरे बिहार के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टीमों में ये खिलाड़ी 3 दिन तक अपना हुनर दिखाएंगे, जिसके बाद चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। और इस मौके पर स्पोर्ट्स डीजी रविंद्र शेखरण ने कहा कि बिहार में खेल को आंदोलन बनाना है और आगामी ओलंपिक में चक दे बिहार का नारा बुलंद हो, और इस दिशा में हम आगे भी बढ़ रहे हैं। रविंद्रन शंकरन ने कहा कि बिहार सरकार खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग दिलाने के लिए हर खर्चा उठाने को तैयार है। मैं कहना चाहता हूं आप लोग अच्छे से के लिए आज की तारीख में बिहार सरकार निर्णय ले चुके हैं कि जो हमारा खिलाड़ी किसी भी गेम में यदि अच्छे हुनर दिखाते हैं उनको आप बिहार से बाहर जा बेचकर भी ट्रेनिंग कराइए, या ये ध्यान से सुनिए, या यदि इतने ज्यादा यदि हुनर है तो इनको भारत से बाहर विदेश भेज के भी ट्रेनिंग कराने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। तो ये मौका नहीं खोना है आप लोगों को। 88वां बिहार राज्य जूनियर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ किया गया है। इस चैंपियनशिप में पूरे बिहार से तमाम टीम यहाँ हिस्सा लेने पहुंची है। आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों से बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर की टीम यहाँ पटना पहुंची है और ये टीम यहाँ पे 3 दिनों तक रहेगी। 3 दिनों में
इस टीम से बेहतर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसे नेशनल लेवल पर तैयार करने की जो मुहिम है उसकी शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स डीजी रविंद्रन शंकरन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उनका चयन किया था स्पोर्ट्स डीजी के रूप में तो साफ तौर पे कहा था कि रविंद्रन शंकरन जी बिहार में खेल को आंदोलन बनाना है और जो 2028 में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें अगर भारत की टीम पहुंचे तो बिहार का खिलाड़ी वहां जरूर होना चाहिए और जब भी बिहार के खिलाड़ी वहां दे चक दे बिहार का नारा बुलंद होना चाहिए। इसी सिलसिले में काम शुरू की गई है और इस तरह के जो चैंपियनशिप है उसकी शुरुआत की गई है ताकि बिहार के खिलाड़ी की पहचान की जा सके और जो बिहार के खिलाड़ी हैं उन्हें नेशनल लेवल पर तैयार किया जा सके, बिहार का नाम रोशन हो, चक दे बिहार का नारा ओलंपिक्स में बुलंद हो। और इसी सिलसिले में शुरुआत कर दी गई है और जो खिलाड़ी हैं पूरे जोश के साथ यहाँ पे आए हैं और अगले 3 दिनों तक इस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे और नेशनल लेवल पर अपने आप को तैयार करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए मशहूर अनुज ग्रुप ऑफ कंपनी ने नए ब्रांड डिलासो मिल्क शेक की लॉन्चिंग की है। कंपनी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह ने कहा कि डिलासो मिल्क शेक अलग अलग फ्लेवर में भरपूर टेस्टी और हेल्दी है। प्रबंध निदेशक ने यह भी कहा कि आने वाले समय में और भी नए प्रोडक्ट वेरिएंट के साथ पूरे भारत में लॉन्च किए जाएंगे। जो भी है सभी लोग को अच्छे से हम लोग ने जो लॉन्च किया है अभी मार्केट में वो डिलासो ब्रांड है। एक्चुअली ब्रांड भी न्यू है हमारा, जो हमने काफ़ी वर्क करके फ्लेवर मिल्क एंड मिल्क शेक है ये रीज़न ये है लॉन्च करने का कि हम लोग का टारगेट है वैसा प्रोडक्ट लाऊं यूथ के लिए जो कि टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो, इवन फन भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी मार्केट में बेवरेजेस अवेलेबल हैं वो जितने हानिकारक हैं उसके जगह इसे मैं कस्टमर को दूं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।